हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 5 का सेकंड पार्ट है और इसमें मैंने कवर किए हैं एपिसोड 5, 6, 7 और 8। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत अब्राहम से होती है जो कि चर्च बस को ड्राइव कर रहा था। रोशिता अब्राहम को उसके लंबे बालों को लेकर टीज करती है और उससे कहती है कि वो रात को उसके बालों की कटिंग कर देगी। अब्राहम बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसका मिशन खत्म होने वाला है। तारा भी यूजीन से कहती है कि उसके बाल भी काफी लंबे हो चुके हैं और उसे भी हेयर कट करवा लेना चाहिए। तारा यूजीन से मजाक करती है और उसे कहती है कि उसे लगता है कि उसकी पूरी पावर उसके बालों में है। यूजीन जवाब में तारा से जो कुछ भी कहता है वो तारा को समझ नहीं आता। तब यूजीन उसे बताता है कि वह सोच रहा था कि गैब्रियल ने अपने पास्ट में क्या किया होगा। मैगी ग्लैन से कहती है कि डैरिल और कैरोल लौट आए होंगे और रिक का ग्रुप उनसे ज्यादा पीछे नहीं होगा। मैगी यूजीन से पूछती है कि वॉशिंगटन पहुंचने के बाद इस बीमारी को ठीक होने में कितना समय लग सकता है। यूजीन मैगी को बताता है यह वॉकर्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूजीन मैगी को कुछ साइंटिफिक रीजंस बता देता है लेकिन मैगी उसके रीजंस समझ नहीं पाती। यूजीन अपने लंबे हेयर्स के बारे में ग्लैन और मैगी को बताता है कि उसे अपने लंबे बाल बहुत पसंद हैं और वो उन्हें कभी भी कटवाना नहीं चाहता। यूजीन बताता है कि उसके बॉस ब्रुक्स एलिस जो कि डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थे, उन्हें भी उसके बाल बहुत अच्छे लगते थे। इसी तरह बातें करते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी। तभी बस के आगे बहुत सारे वॉकर्स का झुंड आ जाता है। अब्राहम अचानक से बस के ऊपर कंट्रोल खो देता है और उसकी बस एक दूसरी व्हीकल से टकराकर आगे जाकर पलट जाती है। वॉकर्स धीरे धीरे उस बस की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। इस मोमेंट पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अब्राहम एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर है और वो एक आदमी को कैन से बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वो आदमी आखिरकार मर जाता है और अब्राहम किसी को एलन नाम से पुकारता है। अगले सीन में बस को दिखाया जाता है जिसमें अब्राहम को यूजीन की बहुत ज्यादा चिंता है और वो उसका नाम लेके उसे बार बार पुकार रहा था। बस के इंजन में आग लग चुकी थी। अब्राहम, ग्लैन, मैगी और रोसिता तुरंत ही बस के बैक डोर से वॉकर से लड़ते हुए बाहर निकलते हैं। तारा यूजीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बस के अंदर ही रुक जाती है। वो यूजीन को कहती है कि उसे अब बहादुरी दिखानी चाहिए और वॉकर्स का मुकाबला करना चाहिए। वो यूजीन के हाथों में एक चाकू दे देती है। तारा यूजीन को लेकर बस से बाहर उतरती है और वॉकर से लड़ने लग जाती है। यूजीन के हाथ में चाकू था। वो एक वॉकर को तारा के पीछे से उसकी तरफ बढ़ते हुए देखता है और अपने चाकू से उस वॉकर को मार डालता है। सभी वॉकर्स के मरने के बाद अब्राहम यूजीन को चेक करता है कि कहीं उसे कोई इंजरी तो नहीं आई है। सभी लोग देखते हैं कि अब्राहम के हाथ में से खून निकल रहा था। सबके पूछने पर अब्राहम उन्हें बताता है कि उसकी पुरानी चोट थी जिसके स्टिचेस एक बार फिर से खुल गए थे। सभी लोग बस की ओर अपनी पूरी सप्लाईज को कलेक्ट करने के लिए मुड़ते हैं लेकिन उन लोग के आगे बढ़ने से पहले ही बस में ब्लास्ट हो जाता है और पूरी बस आग में जल जाती है। यूजीन उन लोगों को सजेस्ट करता है कि अब उन्हें वापस चर्च की ओर चले जाना चाहिए लेकिन अब्राहम वॉशिंगटन की ओर अपने सफर को जारी रखना चाहता था। ग्लैन अब्राहम को सपोर्ट करता है और कहता है कि वो इस सफर में उसके साथ है लेकिन वो अब्राहम के हाथ में लगी चोट के बारे में चिंतित था। अब्राहम ग्लैन को एश्योर करता है कि उसकी चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और वो मैनेज कर सकता है। तारा उन लोगों को सजेस्ट करती है कि अगर उन्हें कुछ बाइक्स मिल जाए तो वो लोग इजीली वॉशिंगटन तक पहुंच जाएंगे। इन लोगों का पूरा ग्रुप पैदल ही आगे बढ़ जाता है। एक और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अब्राहम अभी भी ग्रोसरी स्टोर में है और वो किसी एलन नाम की औरत को ढूंढ रहा था। वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे एक औरत 2 बच्चों के साथ काउंटर के पीछे छिपी हुई दिखाई दे जाती है। अगले सीन में प्रेजेंट में अब्राहम और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक बुक स्टोर के अंदर पहुंच चुके थे। वो लोग वहां के टॉयलेट में से पानी लेते हैं। बुक शेल्फ्स को यूज करके वहां पर एक बैरिकेड फॉर्म कर देते हैं
और वहाँ मौजूद बुक्स के पेजेस को फायर जलाने के काम में लेते हैं। रोसिता एक बुक में से स्ट्रिंग निकालकर अब्राहम के घाव को सिल देती है। अब्राहम तुरंत ही खिड़की के पास जाकर बाहर मौजूद वॉकर्स को देखता है। तब ग्लैन उसके पास आता है। अब्राहम ग्लैन को अपना साथ देने के लिए थैंक्स कहता है। अब्राहम ग्लैन को कहता है कि इस मोमेंट पे जबकि वो जिंदा है, वो अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहा था। अब्राहम ग्लैन को कहता है कि उसे लगता था कि लोगों को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अब दुनिया इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि लोगों को मारना उसे आसान लगने लगा है। ग्लैन अब्राहम को सजेस्ट करता है कि उसे थोड़ी देर रेस्ट ले लेना चाहिए ताकि वो बाद में इन लोगों को गार्ड कर सके। रोसिता और अब्राहम एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और वो आपस में इंटीमेट होते हैं। यूजीन बुकशेल्फ के पीछे छिपा हुआ उन दोनों को देख रहा था। तभी तारा यूजीन के पास आती है और उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए थैंक्स कहती है। यूजीन इस मोमेंट पे तारा को रिवील करता है कि उसी ने गाड़ी के फ्यूल लाइन बैग में क्रस्ट ग्लासेस डाल दिए थे, जिससे कि व्हीकल रोड पे आने से पहले ही खराब हो जाए और वो लोग वॉशिंगटन तक ना पहुंच पाए। यूजीन उन लोगों के साथ चर्च पर वापस आना चाहता था। तारा यूजीन से इस बात को किसी और के साथ शेयर न करने के लिए कहती है और तारा यूजीन को यकीन दिलाती है कि वो इस सीक्रेट को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगी। तारा के पूछने पर यूजीन उन्हें बताता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो लोगों से अपने आप को बचा नहीं सकता, वो सिर्फ दुनिया को बचाना जानता है। तब तारा उसे एश्योर करती है कि वो अब उन लोगों का दोस्त है और वो लोग अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बुक शेल्फ के एक तरफ ग्लैन और मैगी एक साथ थे और वो लोग भी आपस में हल्की फुल्की बातें करते हैं। एक और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अब्राहम एलन और बच्चों से कह रहा था कि वो लोग अब बिल्कुल सेफ हैं और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जबकि एलन और बच्चे अब्राहम के खून से सने हुए हाथों को देख चुके थे और उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर के कारण कांप रहे थे। अगले दिन रोशिता अब्राहम के हाथों पर बैंडेज बांधती है और उसे कहती है कि उन्हें वहां पर एक दिन और रुकना चाहिए, जबकि अब्राहम चाहता था कि यूजीन जल्दी से जल्दी वॉशिंगटन पहुंच जाए और जितने ज्यादा लोगों की जान बच सकती है वो बचा ले। मैगी भी अब्राहम के पास आकर उसे एक दिन और रुकने के लिए कहती है। वो चाहती थी कि उस दिन वो लोग बाहर निकलकर कुछ सप्लाईज को इकट्ठा कर लें। अब्राहम की नजर बाहर खड़े हुए एक फायर ट्रक पर पड़ती है। अब्राहम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सभी लोगों को कहता है कि उस ट्रक में 500 गैलन पानी मौजूद है। अब्राहम तुरंत जाकर उस फायर ट्रक को स्टार्ट करता है। फायर ट्रक का इंजन थोड़ी देर बाद ही अचानक से बंद हो जाता है। अब्राहम फायर ट्रक को ठीक करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि एक टायर रोल करता हुआ उसकी तरफ आ पहुंचा है। अब्राहम तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। फायर ट्रक जिस बिल्डिंग के गेट के आगे लगा हुआ था, फायर ट्रक के आगे जाने से उस बिल्डिंग का गेट खुल गया था और उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद वॉकर्स एक एक करके बाहर आने शुरू हो गए थे। अब्राहम और उसके ग्रुप के सभी लोग मिलकर उन वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। यूजीन तुरंत ही फायर ट्रक के ऊपर जाता है। उसके पानी को चालू करके सभी वॉकर्स को वहां से हटा देता है। ग्लैन अब्राहम से कहता है कि वो लोग कुछ देर में सप्लाईज कलेक्ट कर लेंगे, जबकि अब्राहम वहां रुकना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये लोग जल्दी से जल्दी फायर ट्रक पर बैठकर वहां से रवाना हो जाएं। एक बार फिर से फ्लैशबैक में आते हैं जहां पर अब्राहम की बेहोशी ग्रोसरी फ्लोर पर टूटती है। अब्राहम तुरंत ही उठता है और चारों ओर देखता है। उसे अपने पास पड़ा हुआ एक नोट नजर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें। अब्राहम उस नोट को पढ़कर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब्राहम अपने पूरे ग्रुप के साथ रोड पर आ चुका था, लेकिन उसका फायर ट्रक एक बार फिर से बंद हो जाता है। यूजीन उस वक्त एक बुक पढ़ रहा था। मैगी यूजीन को टोकती है और उसे कहती है कि उसे अब पता चल चुका है कि यूजीन ने अपने लंबे बाल क्यों रखे हैं। यूजीन के पूछने पर मैगी उसे बताती है कि वो सबसे अलग दिखना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी अलग पर्सनैलिटी बना के रखी हुई है। तभी सभी लोगों को किसी चीज की स्मेल आती है। वो लोग झांक कर देखते हैं तो उन्हें वॉकर्स का एक बहुत बड़ा झुंड आता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग देखते हैं कि वॉकर्स का एक और झुंड दूसरी तरफ से भी इन लोगों की ओर बढ़ रहा था। ग्लैन उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन्हें अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। अब्राहम सभी लोगों को कहता है कि वो अब आगे ही बढ़ेगा
और पीछे नहीं मुड़ेगा। अब्राहम तुरंत ही यूजीन को पकड़कर फायर ट्रक की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यूजीन तभी अब्राहम से छूटने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। यूजीन जोरों से चिल्लाकर सभी लोगों को बताता है कि वो कोई साइंटिस्ट नहीं है और उसने अपने साइंटिस्ट होने के बारे में सभी लोगों से झूठ बोला था। वो न तो इन वॉकर्स के पैदा होने का कारण जानता है और न ही उन लोगों की बीमारी का क्योर जानता है। उसने अब्राहम से वॉशिंगटन तक जाने के लिए झूठ बोला था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अब्राहम बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो उसे सुरक्षित वॉशिंगटन तक पहुंचा सकता है। यूजीन का सोचना था कि वॉशिंगटन पहुंचकर वो अपने आप सेफ हो जाएगा। रोशिता को भी यूजीन की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बताती है कि उसको वॉशिंगटन ले जाने के चक्कर में इन लोगों के ग्रुप के बहुत लोग मारे जा चुके हैं। यूजीन उन लोगों को क्लियर करता है कि जैसे जैसे वो लोग वॉशिंगटन की ओर बढ़ते जा रहे थे, यूजीन उन लोगों के सफर को कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा था जिससे कि उन्हें वॉशिंगटन पहुंचने में टाइम लगे। यूजीन उन लोगों को ये भी बताता है कि उसने ब्रुक्स एलिस के बारे में झूठ बोला था कि उसे उसके बाल पसंद थे, जबकि वो उससे कभी भी नहीं मिला था। यूजीन सभी लोगों को बताता है कि वो उन लोगों से ज्यादा स्मार्टर है और उन लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट भी। अब्राहम को यूजीन की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो यूजीन को पंचेस मारते हुए फायर ट्रक की ओर ले जाने लग जाता है। अब्राहम यूजीन को आगे ले जाकर उसके हेड को फायर ट्रक में मार देता है, जिसके कारण यूजीन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब्राहम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुरंत ही रोशिता जाकर उसे रोक लेती है। अब्राहम देखता है कि रोशिता का हाथ उसके गन के ऊपर है और ग्रुप के सभी मेंबर्स उसे ही देख रहे थे। वो एक और हट जाता है। मैगी यूजीन को रोल आउट करती है और बाकी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। यूजीन को मारने के कारण अब्राहम के हाथ की चोट एक बार फिर से खुल गई थी और उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। अब्राहम तुरंत ही एक और जाकर रोड के ऊपर बैठ जाता है। अब्राहम की आंखों में इस वक्त आंसू थे। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अब्राहम एलन और किड्स की बॉडीज को देखता है। अब्राहम इस मोमेंट पे अपने आप को गोली मारने ही वाला था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब्राहम तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। उसे यूजीन दिखाई देता है जो कि वॉकर्स से घिरा हुआ था। अब्राहम उसके पास मौजूद वॉकर्स को मार डालता है और जैसे ही अब्राहम आगे बढ़ने लग जाता है, यूजीन उसे रोकता है और अब्राहम को अपने मिशन के बारे में पूरी बात बता देता है। इन पूरे फ्लैशबैक में अब्राहम की पुरानी जिंदगी और अब्राहम की यूजीन के साथ मुलाकात दिखाई गई थी। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जब कैरोल को रिक ने एक गाड़ी और कुछ सप्लाईज देकर उसे अपने ग्रुप से अलग कर दिया था। कैरोल गाड़ी को ड्राइव करती हुई जाती है। कैरोल अपनी गाड़ी को आगे जाकर पार्क करती है और जोरों से रोने लग जाती है। तभी एक वॉकर उसकी खिड़की के पास आकर जोर जोर से नॉक करने लग जाता है। कैरोल तुरंत ही उसे जाने के लिए कहती है और अपनी गाड़ी को आगे ड्राइव करती हुई ले जाती है। कैरोल सिटी में जाकर एक लॉ फर्म के अंदर घुसती है। वो अंदर जाकर आवाज करके वॉकर्स को चेक करती है। उसे वो बिल्डिंग वॉकर्स से खाली दिखाई देती है। कैरोल तुरंत ही वहाँ पड़ी हुई कुछ खाली बॉटल्स को पानी भरने के लिए इकट्ठा कर लेती है। उसी रात को कैरोल एक कैंडल जलाकर एक मैगजीन पढ़ती है और पिस्टल को अपने हाथ में लेकर सो जाती है। अगले दिन कैरोल रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए कुछ प्लास्टिक बैग्स खिड़की में लटका देती है। तभी उसे प्रिजन के डायरेक्शन में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। कैरोल ये देखकर डर जाती है और तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर प्रिजन के पास पहुंच जाती है। प्रेजेंट डे में कैरोल और डेरिल दोनों ही व्हाइट क्रॉस वाली गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। कैरोल डेरिल को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को क्रॉस वाली गाड़ी को रोक लेना चाहिए और उसके ड्राइवर से बात करनी चाहिए, लेकिन डेरिल कैरोल की बात से एग्री नहीं करता। उसका मानना था कि बैथ अभी भी उन लोगों के पास बंदी है और उन्हें उसे अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्रॉस के निशान वाली गाड़ी सिटी के अंदर एंटर हो जाती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। डेरिल और कैरोल भी उससे कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि आगे वाली गाड़ी में से एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए
पैसेंजर सीट से बाहर निकलता है। डैरिल और कैरोल अंदाजा लगाते हैं कि उस गाड़ी में 2 आदमी मौजूद हो सकते थे। तभी एक वॉकर आकर उन लोगों को परेशान करने लग जाता है। इस बीच आगे वाली गाड़ी से उतरा हुआ पुलिस ऑफिसर एक बॉडी को खींच कर लाता है और गाड़ी के अंदर रखता है। अचानक ही उसका ध्यान डैरिल और कैरोल की कार की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक वॉकर उस कार पर लगातार नॉक कर रहा था। लेकिन फिर वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है। डैरिल और कैरोल भी उस गाड़ी के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था। उस वक्त डैरिल कैरोल को सजेस्ट करता है कि अब उन्हें सुबह होने तक एक जगह पर रुकना होगा। कैरोल डैरिल को अपनी एक पहचान वाली प्लेस पर लेकर जाती है। डैरिल को वहाँ मौजूद एक वॉकर की बॉडी से चाबी मिल जाती है और वो दोनों ताला खोलकर अंदर घुस जाते हैं। डैरिल के पूछने पर कैरोल उसे बताती है कि उसने इस जगह पर कुछ समय बिताया था जब वो अपने ग्रुप से थोड़े समय के लिए अलग हुई थी। कैरोल डैरिल को पहले रेस्ट करने के लिए कहती है और खुद गार्ड करने लग जाती है। कैरोल इस वक्त डैरिल को कहती है कि अब उसे लगता है कि वो लोग ज्यादा लोगों को बचा नहीं पाएंगे। डैरिल कैरोल से कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, जबकि कैरोल उस वक्त खुद ही अपने पूछे गए क्वेश्चन से कंफ्यूज है। डैरिल कैरोल से पूछता है कि अगर वो उस वक्त वहाँ पर नहीं आता तो क्या कैरोल अकेली ही गाड़ी लेकर कहीं जाने वाली थी। कैरोल इस वक्त भी कंफ्यूज है। वो डैरिल को इसका जवाब नहीं दे पाती और डैरिल के बगल में ही लेट जाती है। तभी उन दोनों को कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। दोनों ही उठकर चेक करते हैं। तब उन्हें एक ग्लास डोर के पीछे से एक फीमेल वॉकर और एक बच्चा वॉकर दिखाई देता है। कैरोल तुरंत ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डैरिल कैरोल को रोक देता है और वो कहता है कि इन्हें वो संभाल लेगा। अगले सीन में कैरोल को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही सोकर उठी है। कैरोल को बाहर से आता हुआ धुआं दिखाई देता है। वो स्मोक के पास जाकर देखती है कि डैरिल ने उस फीमेल वॉकर और उस बच्चे वॉकर की बॉडी को लाकर जला दिया था। कैरोल डैरिल को इसके लिए थैंक्स कहती है। कैरोल उस वक्त लिजी और मीका को याद करती है, जिन्हें उसने और टायरिस ने ग्रेव के अंदर दबा दिया था। डैरिल और कैरोल एक बार फिर बैथ को खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। डैरिल एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहता था, जिससे वो पूरे सिटी को वहां से आराम से देख सकें। वो दोनों बाहर आकर वहां मौजूद वॉकर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी डैरिल को 2 बिल्डिंग के बीच में बना हुआ एक क्रॉसवे लिंकिंग पैसेज दिखाई देता है। डैरिल को वो जगह बहुत अच्छी लगती है। वो एक नोटपैड को जलाकर वॉकर्स का ध्यान दूसरी तरफ करता है और कैरोल के साथ उस क्रॉस रोड की तरफ मूव कर जाता है। डैरिल और कैरोल दोनों ही पार्किंग से होते हुए बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। कैरोल जैसे ही दरवाजा बंद करती है, हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी गाड़ी के बीच में खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। डैरिल और कैरोल दोनों ही क्रॉस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सारे वॉकर्स दिखाई देते हैं जो कि स्लीपिंग बैग्स और टेंट के अंदर बंद थे। वो लोग कई वॉकर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कैमरे को एक विंडो की ओर फोकस किया जाता है, जहां से एक आदमी कर्टेन के पीछे से इन दोनों को वॉच कर रहा था। कैरोल और डैरिल आगे पहुंचकर एक चेन से बंधे हुए दरवाजे को खोलते हुए उसके आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ही इस वक्त एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस में आ चुके थे, जहां पर इन्हें बहुत चीजें मिल जाती है। कैरोल आगे बढ़कर सिटी को देखती है। उन्हें कई बिल्डिंग टूटी फूटी और जली हुई नजर आती हैं। कैरोल डैरिल से कहती है कि क्या वो जानना चाहता है कि जब वो टायरिस के साथ थी तब उन लोगों ने क्या क्या किया था। डैरिल कैरोल को मना करता है और कहता है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं और वो इसकी परवाह नहीं करता। डैरिल को तभी बाहर कुछ दिखाई देता है। वो राइफल के स्कोप में से देखता है। तब उसे क्रॉस मार्क वाली वैन ब्रिज के ऊपर दिखाई देती है। डैरिल कैरोल को उस वैन को दिखाता है और उन दोनों को ऐसा लगता है कि अब वो दोनों इस वैन के जरिए बैग तक पहुंच सकते हैं। डैरिल और कैरोल तुरंत ही उस चेन वाले दरवाजे के पास आते हैं। सबसे पहले कैरोल बाहर निकलती है और वो बाहर आने के बाद डैरिल को बाहर आने से मना करती है, क्योंकि उसे किसी ने बंदी बना लिया था। हम देखते हैं कि उसे बंदी बनाने वाला नोह था, जो कि इन दोनों को फॉलो कर रहा था। डैरिल भी तब तक अपने क्रॉसबो के साथ बाहर आ चुका था। नोह डैरिल और कैरोल दोनों से ही अपने अपने वेपन नीचे रखने के लिए कहता है। नोह डैरिल और कैरोल को कहता है कि उसे वो लोग स्ट्रॉन्ग मालूम होते हैं और वहाँ के टेंट को फाड़ता हुआ वॉकर्स को बाहर निकलने का मौका देता हुआ नोह कैरोल और डैरिल के वेपन्स लेकर वहाँ से भाग जाता है।
डैरिल अपने पास मौजूद चाकू को निकालकर वॉकर को मारता है और इधर कैरोल अपने पास मौजूद एक रिवॉल्वर को निकालकर पीछे से नोह को निशाना बनाती है, लेकिन डैरिल कैरोल की गन को हटा देता है, जिससे कैरोल का निशाना चूक जाता है और नोह बचकर भाग जाता है। दोनों ही नोह के पीछे भागते हैं, लेकिन वो गायब हो चुका था। कैरोल डैरिल को क्लियर करती है कि वो नोह को मारने वाली नहीं थी, वो सिर्फ उसे घायल करना चाहती थी, जिससे कि वो उससे अपने वेपन्स वापस ले सके, क्योंकि बिना वेपन के वो दोनों भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और बैथ को तो बिल्कुल ही नहीं ढूंढ पाएंगे। इस मोमेंट पे कैरोल अपना कैरन और डेविड की बॉडी को जलाया जाना याद करती है। डैरिल और कैरोल किसी तरह से उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्रॉस के निशान वाली वैन खड़ी हुई थी। वो दोनों देखते हैं कि वो वैन ब्रिज से आधी नीचे लटकी हुई थी। डैरिल वैन के अंदर घुसकर वैन को सर्च करने लग जाता है। कैरोल तभी देखती है कि वॉकर्स का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। कैरोल डैरिल से जल्दी करने के लिए कहती है। डैरिल को तब तक ग्रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल्स के बहुत सारे बिल्स मिल जाते हैं। वॉकर्स तब तक वैन के पास पहुंच चुके थे। डैरिल और कैरोल उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वॉकर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं, वो दोनों एक बार फिर से वैन के अंदर बैठ जाते हैं। डैरिल कैरोल को बेल्ट लगाने के लिए कहता है और वो वैन को ड्राइव कर देता है, जिससे वैन ब्रिज के नीचे आकर गिरती है और कैरोल को इससे कुछ इंटरनल चोटें लग जाती है। डैरिल देखता है कि कैरोल को कुछ चोट लग चुकी है। वो दोनों एक बिल्डिंग के अंदर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। कैरोल और डैरिल जिस बिल्डिंग में रुके थे, वो बिल्डिंग ग्रेडी हॉस्पिटल के काफी नजदीक थी। डैरिल को वहीं मौजूद एक वॉकर से एक तलवार मिल जाती है। कैरोल और डैरिल अपने अपने पास्ट को याद करते हैं। कैरोल याद करती है कि जब वो एड के साथ थी, तब वो उसे लगातार मारा करता था और वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थी। डैरिल याद करता है कि वो एक बच्चा था और अब बदली हुई दुनिया ने उसमें बहुत ज्यादा बदलाव ला दिया है और वो अब मैच्योर हो गया है। उन दोनों को तभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों ही उस तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। डैरिल एक वॉकर को स्टक हुआ देखता है। वो जिस एरो से स्टक था, वो एरो डैरिल का था। डैरिल समझ जाता है कि नोह उन लोगों के आसपास ही मौजूद है। उन लोगों को तभी एक गन फायर की आवाज सुनाई देती है और वो लोग नोह को देख लेते हैं, जो कि एक वॉकर से लड़ रहा था। नोह आजाद हो जाता है और वो वॉकर कैरोल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस वॉकर को डैरिल मार डालता है। डैरिल तुरंत ही नोह के पीछे भागता है। नोह आगे जाकर एक बुक शेल्फ को हटाने लग जाता है। डैरिल आगे बढ़कर नोह को धक्का मार देता है, जिससे वो बुक शेल्फ नीचे गिर जाती है और नोह उस बुक शेल्फ के नीचे दब जाता है। बुक शेल्फ के पीछे छिपे हुए दरवाजे से एक वॉकर बाहर आने की कोशिश करने लग जाता है। कैरोल तुरंत ही वहां पहुंचती है और वो नोह से अपने और डैरिल के वेपन्स वापस ले लेती है। नोह उन लोगों से मदद मांगता है। डैरिल नोह को क्लियर करता है कि वो लोग अब उसकी मदद नहीं करेंगे। डैरिल को वहीं पर कुछ सिगरेट्स और माचिस मिल जाती है और वो सिगरेट जलाकर पीने लग जाता है। कैरोल डैरिल को इस तरह देखती है और उसे नोह की मदद करने के लिए कहती है। डैरिल कैरोल की बात को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। दरवाजे के पीछे वाला वॉकर दरवाजे से बाहर निकलकर नोह की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो नोह के पास पहुंचता है, एक एरो आकर उसको खत्म कर देता है और डैरिल नोह के पास आकर नोह को बचा लेता है। कैरोल इस वक्त फ्लैशबैक में टर्मिनस के अपने इवेंट को याद करती है, जब उसने वॉकर के गट को अपने बॉडी के ऊपर लगाया था और अंदर जाकर उसने टर्मिनस के लोगों से अपने ग्रुप के लोगों को बचाया था। नोह बुक शेल्फ के नीचे से निकल चुका था। वो तुरंत ही विंडो की ओर जाता है और वहाँ से हॉस्पिटल की ओर देखकर कैरोल और डैरिल को कहता है कि जरूर उन लोगों ने गन शॉट की आवाज सुन ली होगी और उनमें से कुछ लोग उस जगह पर पहुंचने वाले होंगे। कैरोल नोह से बैथ के बारे में पूछताछ करती है। नोह कैरोल को बताता है कि वो बैथ को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो ग्रेडी हॉस्पिटल में ही है। नोह लोगों को ये भी बताता है कि बैथ ने ही ग्रेडी हॉस्पिटल से भागने में उसकी मदद की थी। कैरोल तभी एक क्रॉस बनी हुई गाड़ी को बिल्डिंग के नीचे आते हुए देखती है। तीनों ही हॉस्पिटल स्टाफ के वहां आने से पहले वहां से निकल जाना चाहते थे। वो तीनों एक डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। नोह भागते भागते गिर जाता है और डैरिल उसकी मदद के लिए रुक जाता है, जबकि कैरोल आगे बढ़ती जाती है और वो एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है। वो गाड़ी ग्रेडी हॉस्पिटल की थी। नोह इस मोमेंट पे डैरिल को बाहर जाने से रोक लेता है। डैरिल देखता है कि दो लोग हॉस्पिटल की गाड़ी से उतरे हैं और उन लोगों ने कैरोल को एक स्ट्रेचर के ऊपर लेटा दिया था और उन लोगों की गाड़ी
हॉस्पिटल के डायरेक्शन में चली गई थी। नोह डैरिल को कैरोल के पीछे जाने से रोक देता है। वो कहता है कि कैरोल इस वक्त सेफ हैंड्स में है, उसे मेडिसिन और डॉक्टर सभी मिल जाएंगे और अगर डैरिल उसके पीछे जाएगा तो वो अपने साथ साथ कैरोल की जिंदगी को भी खतरे में डाल देगा। डैरिल नोह से पूछता है कि उसे कैरोल और बैथ को वापस लाने के लिए क्या चाहिए होगा। तब नोह डैरिल को क्लियर करता है कि उन लोगों के पास बहुत सारे वेपन्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए डैरिल को कैरोल और बैथ को वापस लाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। डैरिल नोह को बताता है कि उसके पास ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। डैरिल और नोह तुरंत ही फैंस से होते हुए अंदर की ओर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक खाली ट्रक मिल जाता है। डैरिल और नोह तुरंत ही उस ट्रक में बैठकर एक और निकल जाते हैं। डैरिल, साशा और टायरेस चर्च को चारों ओर से बैरिकेड्स लगाकर सिक्योर कर देते हैं। मिशॉन और रिक खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से पैक कर देते हैं। मिशॉन बैथ को बचाने के लिए खुद ही रिक की जगह पर अटलांटा जाना चाहती थी, लेकिन रिक उसे जाने से मना कर देता है। वो मिशॉन को बताता है कि कैरोल का उसके ऊपर कर्ज है और उसे वही चुकाना चाहता है। रिक, डैरिल, टायरेस, साशा और नोह अटलांटा के लिए रवाना हो जाते हैं। जब कार्ल और मिशॉन खिड़कियों को पैक कर रहे थे, तब गैब्रियल चर्च के अंदर बिखरे हुए खून के धब्बों को हटाने की कोशिश करता है। अटलांटा जाते समय टायरेस बॉब की मौत के लिए साशा को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन साशा टायरेस को कुछ भी कहने के लिए मना कर देती है। हॉस्पिटल में बैथ कैरोल के कमरे में जाती है। कैरोल अभी तक बेहोश थी और डॉक्टर स्टीवन उसे एग्जामिन कर रहे थे। इधर यूजीन सड़क पर अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। इब्राहिम वहीं एक तरफ बैठा हुआ था। रोसेटा इब्राहिम को पानी देती है, जिसे वो पीने से मना कर देता है। अचानक ये अब्राहम उठकर खड़ा हो जाता है और यूजीन के पास जाने लगता है, लेकिन मैगी अब्राहम को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे वहीं चुपचाप बैठने के लिए कहती है। रिक का पूरा ग्रुप अटलांटा पहुंच जाता है। अटलांटा के ही एक वेयर हाउस में रिक हॉस्पिटल पर अटैक की प्लानिंग बनाता है। टायरेस रिक को एक ऑल्टरनेटिव प्लान सजेस्ट करता है। वो रिक को कहता है कि डॉन के 2 ऑफिसर्स का किडनैप कर लेना चाहिए और कैरोल और बैथ को उन ऑफिसर्स के एक्सचेंज में वापस ले लेना चाहिए। रिक के मन में टायरेस की इस प्लानिंग के लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन वो डैरिल के सपोर्ट करने के कारण इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मान जाता है। इधर चर्च में कार्ल गैब्रियल के सामने कुछ वेपन्स लाकर रखता है और उससे उनमें से एक वेपन चूज करने के लिए कहता है। कार्ल गैब्रियल को याद दिलाता है कि गैरेथ और टर्मिनस के रेजिडेंट्स लायर्स और मर्डरर्स थे। तब गैब्रियल उनमें से एक वेपन चूज कर लेता है। हॉस्पिटल में ऑफिसर ओडोनेल डॉन को सजेस्ट करता है कि उन्हें कैरोल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम थे। ओडोनाल को लगता था कि कैरोल अब बच नहीं पाएगी। बैथ ओडोनाल की बात सुन लेती है और उसके लिए प्रोटेस्ट करती है। डॉन उस वक्त ओडोनाल को सपोर्ट करती है और कैरोल की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑफ करने के लिए एग्री हो जाती है। ओडोनाल के वहाँ से जाने के बाद डॉन प्राइवेटली बैथ को कैरोल को बचाने का इंस्ट्रक्शन देती है। वो बैथ को अपने ड्रग लॉकर की चाबी दे देती है। डॉन को ऑफिसर शेफर्ड का उसी वक्त एक वॉकी टॉकी मैसेज आता है। ऑफिसर शेफर्ड डॉन को पास की बिल्डिंग में चल रही गोलियों के बारे में बताती है। तब डॉन शेफर्ड को ऑफिसर लैम्सन के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देती है। इधर रोड पर मैगी यूजीन और अब्राहम के पास ही रुक जाती है, जबकि उन लोगों का पूरा ग्रुप पानी ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में तारा यूजीन को डिफेंड करती है और सभी लोगों को कहती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसने अपने दिमाग का यूज अपने को बचाने के लिए किया था। ट्रक के पास मैगी देखती है कि यूजीन के ऊपर धूप पड़ रही थी। वो उसके लिए एक शेड तैयार कर देती है। मैगी इसके बाद तुरंत ही अब्राहम के पास जाती है और उसके ऊपर उसके व्यवहार के लिए चिल्लाने लग जाती है। मैगी अब्राहम को कहती है कि वो अकेला ही ऐसा नहीं है जिसने अपना सब कुछ खोया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। हॉस्पिटल में बैथ डॉक्टर स्टीवन के पास जाती है और उनसे कैरोल के लिए मेडिसिन पूछती है। डॉक्टर स्टीवन बैथ को मेडिसिन बता देते हैं। इधर ग्लैन
और उसका पूरा ग्रुप वाटर रिसोर्स के पास पहुंच चुके थे। वो लोग देखते हैं कि वहाँ का पानी बहुत ज्यादा गंदा था। रोसिता ने यूजीन से वाटर को क्लीन करने की एक टेक्निक सीखी थी, जिसे यूज करके वो लोग उस पॉल्यूटेड वाटर को फिल्टर करते हैं। ग्लेन को तभी उस क्रीक में बहुत सारी फिशेस दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। इधर ऑफिसर शेफर्ड और लैमसन दोनों ही गनशॉट की आवाज की दिशा में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। उन्हें वहाँ पर नोह मिल जाता है। वो दोनों तुरंत ही नोह को पकड़ लेते हैं। तभी रिक का पूरा ग्रुप उन्हें चारों ओर से घेर लेता है और उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है। उसी वक्त ऑफिसर लिकेरी वहाँ पर आ पहुँचता है और अपने साथियों को बचा लेता है, लेकिन रिक और उन ऑफिसर्स के बीच में ओपन फायरिंग शुरू हो जाती है और आखिरकार वो सभी ऑफिसर्स रिक के ग्रुप के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। रिक अपने साथियों के साथ उन ऑफिसर्स को वेयर हाउस तक लेकर आता है। शेफर्ड उन लोगों को बताती है कि उन लोगों का ये वाला प्लान कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि डॉन इस प्लान के बारे में सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगी। लैमसन उन लोगों को सजेस्ट करता है कि अगर वो लोग डॉन से सही वे में बात करें तो शायद डॉन उनकी बात को कंसीडर करने के लिए तैयार हो जाएगी। लैमसन रिक को ये भी कहता है कि वो रिक की इस काम में मदद कर सकता है। इधर क्रीक के पास ग्लैन, रोशिता और तारा बहुत सारे वॉकर्स को मार डालते हैं और उनके कपड़ों को यूज करके फिशिंग नेट बना लेते हैं। वो उस फिशिंग नेट का यूज करके बहुत सारी फिशेस पकड़ लेते हैं। ग्लैन रोशिता के इस सपोर्ट से बहुत ज्यादा खुश था। वो रोशिता को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और रोशिता उसकी बात मान जाती है। इधर चर्च में गैब्रियल अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। मिशॉन एक बार उसको चेक करने के लिए जाती है, लेकिन गैब्रियल कुछ बहाना बना के उसे टाल देता है। गैब्रियल चुपचाप अपने कमरे के फ्लोर के बोर्ड्स को हटाता है और अपने जाने के लिए एक रास्ता बनाता है। इधर हॉस्पिटल में बैथ सभी लोगों का ध्यान इधर उधर लगाकर कैरोल के लिए ड्रग निकाल लेती है और कैरोल को सक्सेसफुली इंजेक्ट कर देती है। चर्च में गैब्रियल अपने बनाए हुए रास्ते से बाहर निकलता है। उसका पैर गलती से एक कील के ऊपर पड़ जाता है। वो थोड़ा तड़पता है और वो तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है। इधर वेयर हाउस में लैमसन और रिक आपस में डॉन से नेगोशिएशन के बारे में बात करते हैं। रिक लैमसन को उसके सपोर्ट के लिए थैंक्स कहता है और उसे पानी ऑफर करता है। इधर गैब्रियल जंगल में से गुजरता है, तब उसके ऊपर एक वॉकर हमला करती है। गैब्रियल तुरंत ही उसे मारने के लिए एक पत्थर उठा लेता है, लेकिन वो उसके गले में क्रॉस का नेकलेस देखकर रुक जाता है और वो अपनी गलती को रियलाइज करके रोने लग जाता है। साशा जब लैमसन को गार्ड कर रही थी, तब लैमसन उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। लैमसन उसे बताता है कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त असॉल्ट के मेल्ट होने के कारण वॉकर बन गया था और वो इसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। साशा उसे मारकर लैमसन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रोड पर यूजीन की बेहोशी टूटती है। मैगी तुरंत ही उसे चेक करने के लिए जाती है। ग्लैन, तारा और रोशिता पानी और फिश लेकर वापस आ जाते हैं। तारा को वॉकर्स के कपड़ों में से एक योयो मिल गया था, जिससे वो खेल रही थी। इधर वेयर हाउस में लैमसन साशा को विंडो के किनारे तक लेकर आता है और उसे अपने दोस्त का डायरेक्शन बताता है। साशा जैसे ही उस वॉकर को निशाने पे लेती है, लैमसन उसे जोरों से धक्का मारता है और वहाँ से भाग लेता है। साशा तुरंत ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में रिक को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। इधर लैमसन अपने कफ्स को काटने की कोशिश कर रहा था। रिक तुरंत ही एक पुलिस कार में बैठता है और तुरंत ही लैमसन के पीछे पहुंच जाता है। रिक लैमसन को वार्न करता है, लेकिन लैमसन रिक की वार्निंग को इग्नोर करता है। रिक अपनी कार से लैमसन को हिट कर देता है, जिससे लैमसन वहीं नीचे गिर जाता है। लैमसन रिक को बताता है कि उसकी बैकबोन टूट चुकी है और वो रिक से विनती करता है कि वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद कर दे, लेकिन रिक लैमसन की बात को मानने से मना कर देता है। तब लैमसन को बहुत जोरों से गुस्सा आता है और वो रिक को चिल्लाकर बताता है कि अगर उन लोगों ने हॉस्पिटल पर अटैक करने की कोशिश की तो उन लोगों का पूरा ग्रुप बेमौत मारा जाएगा। रिक लैमसन की बात को सुनकर तुरंत ही मुड़ता है और उसके हेड में गोली मार देता है। लैमसन वहीं मर जाता है। अगला सीन एलिमेंट्री स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर टर्मिनस के रेजिडेंट्स रुके हुए थे। गैब्रियल वहाँ पर उस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है। गैब्रियल उस जगह को इन्वेस्टिगेट करके टर्मिनस के रेजिडेंट्स की सच्चाई जानना चाहता था। उसे वहाँ पर कुछ फोटोज मिलती हैं और मैरी के नाम की बाइबल मिलती है। गैब्रियल को वहाँ के बारबेक्यू पिट में बॉब की लेग्स के कुछ टुकड़े भी मिल जाते हैं। गैब्रियल ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
और वो गुस्से में रोने लग जाता है। कुछ वॉकर्स अपने आप को फ्री कर लेते हैं और वो गैब्रियल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। गैब्रियल उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए जंगलों की ओर भाग जाता है। गैब्रियल रास्ते में एक मार्किंग किए गए ट्री के पास भी रुकता है। गैब्रियल इसके बाद तुरंत ही चर्च तक पहुंच जाता है। वहां पर वो चर्च के बाहर बने हुए निशानों को देखता है। वॉकर्स चारों तरफ से गैब्रियल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। गैब्रियल उन सबको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जोरों से चिल्लाकर मिशॉन और कार्ल को अपने आप को चर्च के अंदर कर लेने के लिए कहता है। अंदर से मिशॉन और कार्ल गैब्रियल के चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं। मिशॉन दरवाजे के ऊपर लगाए गए लकड़ी के तख्ते को काटने लग जाती है और इधर कुछ वॉकर्स बाहर लगे बैरिकेड्स में फंस जाते हैं। वॉकर्स के गैब्रियल के पास पहुंचने से पहले ही मिशॉन चर्च का दरवाजा खोल देती है, लेकिन गैब्रियल के अंदर आने के साथ साथ बहुत सारे वॉकर्स चर्च के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। मिशॉन कुछ वॉकर्स को मारती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वॉकर्स नंबर में बहुत ज्यादा हैं। वो तीनों गैब्रियल के ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं। गैब्रियल मिशॉन और कार्ल को फ्लोर में बनाया हुआ रास्ता दिखाता है और उन्हें जुडिथ को लेकर वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। मिशॉन और कार्ल के चर्च से निकल जाने के बाद गैब्रियल भी उन लोगों के पीछे पीछे उस चर्च से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर मिशॉन और कार्ल और भी कई वॉकर्स को मारते हैं। इधर रिक वापस लौटकर वेयर हाउस में आता है और सभी लोगों को लैम्सन की डेथ के बारे में बता देता है। ऑफिसर्स लैम्सन की डेथ के बारे में सुनकर रिक को कहते हैं कि अगर डॉन को उसकी डेथ के बारे में पता चल गया तो वो इसे पर्सनली लेगी और रिक की बात सुनने से मना कर देगी। वो दोनों ऑफिसर्स रिक के साथ एक समझौता करते हैं कि वो लोग लैम्सन की डेथ के बारे में डॉन को कुछ भी नहीं बताएंगे और बिना खून खराबे के इन दोनों ग्रुप का काम हो जाएगा। इधर हॉस्पिटल में डॉन कंटिन्यूसली रेडियो पर अपने ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अपने ऑफिसर से कांटेक्ट न होने के कारण डॉन बहुत ज्यादा परेशान थी। बैथ उस वक्त डॉन के ऑफिस को क्लीन कर रही थी। वो डॉन को परेशान देखती है और उससे इसका कारण पूछती है। बैथ डॉक्टर हैंसन की फोटो दिखाकर डॉन से उनके बारे में जानना चाहती थी। डॉन बैथ को बताती है कि कैप्टन हैंसन उसका ऑफिसर इंचार्ज होने के साथ साथ उसका दोस्त और उसका गुरु भी था। बैथ के हैंसन के बारे में पूछने पर डॉन उसे बताती है कि उसके नीचे के ऑफिसर्स ने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया और उसके कुछ फैसले उसके लिए बहुत गलत साबित हुए थे। इधर चर्च में कार्ल और मिशॉन सभी वॉकर्स को चर्च के अंदर बंद कर देते हैं। गैब्रियल एडमिट करता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल गया था। वो जानना चाहता था कि रिक और उसके ग्रुप टर्मिनस के रेसिडेंट के बारे में सच बोल रहे थे। चर्च के अंदर से वॉकर्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अब्राहम अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग वहां मौजूद वॉकर्स को मार डालते हैं। मैगी उन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि यूजीन उन्हें झूठ बता रहा था। उसे इन लोगों के क्योर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मिशॉन मैगी को बताती है कि बैथ जिंदा है और इस वक्त अटलांटा की ग्रैडी हॉस्पिटल में है, जिसे छुड़ाने के लिए रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ गया हुआ था। मैगी और उसका पूरा ग्रुप अटलांटा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में ओडोनेल अपने एक स्टाफ को डांटते हैं कि उसने उनके कोट की सिलाई अच्छे से नहीं की थी। ओडोनाल को उसी वक्त बैथ दिख जाती है और वो उसे अपनी स्लीव्स को सिलने के लिए कहते हैं। डॉन ये सब कुछ होता हुआ देखकर बैथ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बैथ वहाँ से जाकर एलिवेटर शाफ्ट के एज पर बैठ जाती है। वो इस वक्त नीचे देख रही थी। पीछे से डॉन उसके पास आती है और वो लोग प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। बैथ डॉन के व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बताती है कि चीजें मैजिकली ठीक होने वाली नहीं है। तभी वहाँ पर ओडोनेल आ जाता है और उन लोगों के बीच हो रही बात को रोककर उन्हें कहता है कि अब उन लोगों को सिचुएशन बदलने की जरूरत है। ओडोनेल डॉन से कहता है कि या तो वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को स्वीकार कर ले और सभी ऑफिसर्स को अपने बारे में सच्चाई बता दे, या फिर वो उन लोगों को डॉन की सच्चाई के बारे में बता देगा। ओडोनेल और डॉन में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में डॉन की गन एलिवेटर शाफ्ट से नीचे गिर जाती है। ओडोनेल किसी तरह से डॉन को अपने अंडर कर लेता है, लेकिन तभी बैथ आकर डॉन को सपोर्ट करती है और वो दोनों मिलकर ओडोनेल को एलिवेटर शाफ्ट से नीचे फेंक देते हैं। अगले सीन में बैथ को दिखाया जाता है जो कि कैरोल के रूम में चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थी। डॉन कैरोल के रूम में आती है और बैथ से बात करती है। बैथ डॉन को क्लियर करती है कि ये सब उसने बैथ को बचाने के लिए नहीं किया था।
ये सब उसने खुद को बचाने के लिए किया था। बेथ डॉन को क्लियर करती है कि नोह के समान वो भी इस जगह को छोड़कर चली जाएगी। डॉन बेथ को कहती है कि उसे पता है एक दिन नोह वहाँ पर लौटकर जरूर आएगा, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही किया करते हैं। डॉन बेथ को कहती है कि वो ये भी जानती है कि बेथ कैरोल को जानती है और इसीलिए उसने कैरोल को बचाने के लिए उसे सपोर्ट भी किया था। डॉन आगे कहती है कि वो ये भी जानती है कि बेथ और कैरोल अब यहीं रुकने वाले हैं। डॉन बेथ को क्लियर करती है कि उसने कैप्टन हैंसन को भी मारा था और उसने ओडोनेल को भी मारा है। वो दोनों ही बहुत गंदे आदमी थे और उनकी दुनिया में न रहने से दुनिया का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगले सीन में साशा को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के पास की ही एक बिल्डिंग पर अपनी स्नाइपर राइफल के साथ मौजूद थी। टायरिस साशा की मेंटल हालत को देख चुका था। वो उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है। टायरिस साशा को बताता है कि उसने टर्मिनस के एक आदमी मार्टिन को कैबिन में मारने का दिखावा किया था और वो आदमी बाद में चर्च में उसके सामने आ गया था जिसे साशा ने मार दिया था। साशा टायरिस को क्लियर करती है कि वो दोनों हमेशा से ही अलग थे और साशा टायरिस की तरह कभी भी नहीं हो सकती है। थोड़ी देर बाद डैरिल साशा को उस छत पर ज्वाइन करता है। नीचे स्ट्रीट में रिक अपने हाथ ऊपर करके एक पुलिस कार के सामने आता है। वो कार से उतरे हुए ऑफिसर्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें अपने प्रपोजल के बारे में बता देता है। रिक उन ऑफिसर्स को क्लियर करता है कि उनके 2 आदमी उसके पास हैं और वो अपने 2 आदमी उन दोनों के बदले में चाहता था। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर बेथ अपने पुराने कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है। वो अपने हाथ में एक कैंची भी छिपा लेती है। कैरोल भी अब काफी बेहतर थी। बेथ कैरोल को व्हील चेयर पर हॉलवे के अंदर लेकर आती है। हॉलवे में डॉन अपने ऑफिसर्स के साथ मौजूद थी। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ हॉलवे तक पहुँच चुका था। डॉन के लैम्सन के बारे में पूछने पर वो दोनों ऑफिसर्स उसे उसके बारे में झूठ बता देते हैं। कैरोल और बेथ को उन दोनों ऑफिसर्स के बदले में एक्सचेंज कर लिया जाता है। जैसे ही रिक का ग्रुप वहां से जाने के लिए मुड़ता है, डॉन उसे आवाज देकर रोकती है और रिक से नोह की डिमांड करती है। वो कहती है कि नोह उसका आदमी था और उसे वो चाहिए। रिक डॉन की इस बात पर ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन नोह माहौल की गंभीरता को देखकर वहीं रुकने के लिए मान जाता है। बेथ तुरंत ही मुड़कर नोह को गुड बाय करने के लिए जाती है। वो नोह को हक करती है और डॉन के पास आती है। डॉन बेथ को कहती है कि वो जानती है कि बेथ एक बार फिर से लौटकर उसके पास जरूर आएगी। बेथ को ये सुनकर डॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी छिपाई हुई सीजर निकालती है और डॉन के ऊपर हमला कर देती है। डॉन के हाथ से अपना बचाव करते वक्त गोली चल जाती है और बेथ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। डैरिल ये सब कुछ होता हुआ देखकर तुरंत ही डॉन को मार डालता है। हॉस्पिटल के सभी ऑफिसर्स और रिक का ग्रुप गन निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेफर्ड ये देखकर अपने सभी ऑफिसर्स को गन डाउन करने के लिए कहती है और रिक से ये सब कुछ वहीं खत्म कर देने के लिए कहती है। बेथ की डेड बॉडी को देखकर रिक और उसके पूरे ग्रुप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेफर्ड रिक को कहती है कि वो अपने सभी आदमियों के साथ उसके हॉस्पिटल में रुक सकता है, लेकिन रिक उसके इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी उसके साथ आना चाहता है वहाँ से आ सकता है। नोह रिक के ग्रुप के पास वापस लौट जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त रिक का सामना ग्लैन से होता है और वो उसे अपना सिर हिलाकर ना कहता है। रिक के पीछे पीछे डैरिल बेथ की बॉडी को अपने हाथों में लेकर आ रहा था, जिसे देखकर मैगी बहुत जोरों से रोने लग जाती है। रिक का पूरा ग्रुप इस सीन को देखकर एकदम साइलेंट खड़ा रह जाता है। अगले सीन में मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि जंगल से बाहर निकल चुका था और अब वो एलिमेंट्री स्कूल के सामने पहुंच चुका था। वो वहां मौजूद एक वॉकर को मार डालता है और चर्च के अंदर चला जाता है। वो वहां पहुंचकर कुछ चीजें अपनी पॉकेट से निकालकर सामने रखता है और प्रे करने लग जाता है। मॉर्गन अपने चारों ओर देखता है और जोरों से हंसने लग जाता है। तभी उसे रिक के ग्रुप का छोड़ा हुआ मैप दिखाई देता है। मॉर्गन उस मैप को उठा